है। ग्रुप स्टडी में ज्यादातर ग्रुप में केवल बकैती होती है, समझा गया? तो ग्रुप स्टडी के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़िएगा। ग्रुप स्टडी तब होता है जब आपकी कोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं, आप एकदम ग्रुप मतलब क्या हो गया, रथ समझते हैं? रथ में घोड़े ग्रुप में लगते हैं, लेकिन वो सारे घोड़े बड़े समझदार होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं। आप प्लेन घोड़ा को लिया के रथ में लगा दीजिए कि ग्रुप में दौड़ उलाट देगा रथवे को वहां पे। तो अकेले बकलेल आदमी अगर आप सोचिएगा कि ग्रुप बना ले तो समझिए वो ग्रुप किसका ग्रुप हो गया, बकलेलों का ग्रुप हो गया। और आप लोग उसी ग्रुप के क्या हो जाएंगे, सदस्य। उसमें समझदार होना जरूरी है। बेटर है कि जिससे मेंटेलिटी मैच करती है, एक दो आदमी रहिए। और ग्रुप में पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप उस दौरान मोबाइल से दूर रहिएगा, बातचीत से बंद रहिएगा। हम लोग के टाइम पे कैसे पढ़ते थे लोग, तो भाई एक उधर अपना टेबल लेके पढ़ रहा है, एक आदमी एक टेबल होता है 100-150 रुपया मिलता है, बेड टेबल, कुर्सियां स्टडी टेबल बोलते हैं। उसी पे आदमी खाना खाता था, उसी पे लिखियो देता था, निकालियो देता था, सब एक्स्ट्रा कॉपी किताब उसी पे रख देता था। तो उसी से तो बस हम लोग के ग्रुप स्टडी का काम यही था कि डिस्टर्ब ना हो। वरना अगर अकेले पढ़िएगा तो कोनो मोबाइल चलाने लगेगा, कोनो बतियाने लगेगा, यहाँ पर कोनो फिल्म देख रहा है। पहले अब तो फिल्म, अब तो इंटरनेट पे आ गया ना, उस समय 10 रुपया में 3 फिल्म भरवा के लाएगा सब। देखो कौन फिल्म में क्या है ऐसे। और छोटा सा स्क्रीन होता था, इतना छोटा मोबाइल यहाँ पर, और उसमें बटन होता था इसे। अब तो सब खत्म हो गया उस जमाने में, लेकिन एक दिन चार्ज किया तो 3 दिन चलता था वो। ये वाला तो आपका चल ही नहीं रहा है। तो ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा, एक दूसरे को टोक दीजिए, ताकि टाइम का क्या कर सके, आप लोग यूटिलाइज कर सके। वरना टाइम चला जाएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला। कई बच्चों के साथ एक और प्रॉब्लम होता है, वो बहुत बार खाली टाइम पे बैठ के अपने फैमिली इश्यूज के बारे में सोचने लगते हैं। कि मान के चलिए कभी मम्मी पापा में कुछ बात हो गया, पड़ोस वाले में कुछ हो गया, घर के लोग 4 बार कुछ बोल दिए कि इतना दिन से पढ़ रही हो अब तक रिजल्ट नहीं हुआ, या कई बच्चों की फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं होती है, किसी के घर में पैसे का प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई बीमार है, तो बहुत ज्यादा उसी में सोचने लगते हैं। दुनिया का कोई काम सोचने से नहीं होता है, करना पड़ता है। उसका एक ही रास्ता है, सारा चीज छोड़कर पढ़ाई पे लगिए। जितना जल्दी सक्सेस होइएगा सारा काम हो जाएगा, नहीं तो सोचते सोचते दुनिया बीत जाएगी। आइडिया का कोई खास वैल्यू नहीं है, याद रखिएगा। आप उस आइडिया को जमीन पे धरातल पे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं, इसका वैल्यू है। वरना आइडिया किसके पास नहीं है कि पढ़ाई करके रिजल्ट कैसे लिया जाता है। सब लोग देखिएगा यूपीएससी बीपीएससी या जेईई नीट वालों में तो फिक्स है कि भाई एनसीईआरटी याद कर लो, उसी से आगे करेंगे आप। भाई एनसीईआरटी कोई ये वो किताब है, वो तो 20-25 किताबों का एक मिश्रण है। अब तो यही बात हो गया, डिक्शनरी याद कर दो, एक्रोनिम सर्टिफिकेट में दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज वहीं से आ जाएगा। तो जरूरत सबसे जरूरी क्या चीज होती है, आप किसी आइडियाज को जमीन पर उतार पाते हैं कि नहीं उतार पाते। और इसी में 99% लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। सबके पास आइडिया है, लेकिन ये आइडिया भाड़ में जाए। आप स्टार्ट कीजिए, चाहे जैसे भी पढ़ना चालू कीजिए। अब कोई तो देखेंगे टेबल लगेगा, साफ सुथरा करेगा, आधा घंटा उसी में लगा देगा। यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना है आपको। हाँ, हम लोग के साथ एक विद्यार्थी पढ़ता था, अभी डॉक्टर है। अब हम लोग का जैसे हम लोग का तो अलग स्ट्रीम था, उसका मेडिकल था। वो जब सो के उठता था भाई से, तो कभी उसके बदन में कॉपी का पन्ना सटल है, कभी सिक्का सटा हुआ है, कभी कोई पेज सटल है। मतलब वो बेड को गोदाम बनाया था, सोने के कहीं घसका के ऐसे जगह बना लेता था कि बस दहिया रखा जाए उसमें। उसका सो के उठेगा, जहां तक चलेगा उसके सर उठ के कुछ कागज पन्ना गिरते रहेगा। लेकिन उसने कभी भी कैसे रहना है, कितना अच्छा खाना है, क्या पहनना, कोई मतलब नहीं रहता था उसको। यहाँ पर इवन की कभी कोई जाते थे तो उसको बोलते थे भाई मुंह पे पानी मांग ले चल ले। लेकिन आज सोचिए वो डॉक्टर नीट में जो बहुत अच्छा नंबर लाएंगे लोग ना, उन लोग को एम्स मिलता है। इस बार तो टॉपर को भी नहीं मिला है। इस बार के नीट में सब टॉप कर दिया है सब। अब नीट में अगर किसी को टॉप करना है तो पढ़ाई से ज्यादा पैसा की जरूरत है। ले जाके एनटीए पे थमा दीजिए और वो आपको क्या दे देगी, टॉपर का सर्टिफिकेट दे जाइए। यहाँ अभी तक उसको कोई तो अभी क्या है ना कि आप लोग बहुत ज्यादा ये सब चीजों में ध्यान देते हैं। कम से कम टाइम दीजिए अपने आप पे। सबसे ज्यादा फोकस किस पर रहना चाहिए, पढ़ाई पर रहना चाहिए। पढ़ाई पर फोकस वैसे ही होना चाहिए जैसे इंसान नोट गिनते टाइम करता है। जब नोट गिनेगा ना तो पूरा कुछ हो जाए,
108 बार मोतियों की माला पहनने में, या फिर कभी कोई तस्बीह पढ़ता है दुआ करने के लिए 100 बार का दुआ करता है, उस 100 बार, जैसे मुस्लिम धर्म में ज्यादातर लोग कोई 100 बार करता है, कोई 3 बार, कोई 7 बार। हिंदू धर्म में 108 का बड़ा महत्व है, नहीं देखते हैं 108 बार मोतियों की माला पढ़ो। वो 108 बार पढ़ेंगे लोग, चाहे इस धर्म के लोग, चाहे 100 बार तस्बीह पढ़ेंगे मुस्लिम धर्म, 100 बार में उनका 100 जगह ध्यान भटकेगा, बना कोई समझ दिया। लेकिन अगर नोट गिनना हो, अरे बाप रे बाप, मजाल किसी का ध्यान भटक जाए तो पढ़ाई कैसे करना है, कैसे लो, बस ज्यादा नहीं 1 से 2 घंटा ही पढ़ लो, लेकिन उस तरह से। हम ये नहीं करते आप 24 घंटा पढ़ते, कितना पढ़ते हैं इससे कोई मायने नहीं रखता है, क्या पढ़ते हैं ये मायने रखता है। कंसंट्रेट होकर पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत, ज्यादा नींद प्रॉपर लीजिए। कई लोगों को देखेंगे कि सुध में नहीं करेगा, सब क्या पढ़ेंगे 2 दिन जगेगा, सब पूरा 1 हफ्ता भगवान रहेगा। आपको जिस टाइम सुटेबल हो रहा है आप उसी टाइम को फॉलो कीजिए, अपने एक आपका जो नेचुरल टाइमिंग है उसी के हिसाब से रखिए। हमको कोई सुबह उठा के पढ़ा कोई काम करने को बोलते नहीं होगा, 7 बजे से पहले कोई काम नहीं करेंगे, और रात 2 बजे के बाद कोई काम नहीं। हमको रात 2 बजे तक पूरा ऑफिस वर्क खत्म करके 1:30-2 बजे तक यहाँ से पटना का पूरा वर्क खत्म हो जाता है 10 बजे। उसके बाद से 1 घंटा इलाहाबाद में क्या हुआ, फिर दिल्ली में क्या हुआ, नोएडा में क्या हुआ, मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, देहरादून में, जयपुर में, बोरिंग रोड में, सारा चीज सिस्टमेटिक करते करते 1-1.5 बज जाता है। हमसे कोई कहते कि सुबह आप एक काम कीजिए, आप 2 बजे वाला जो काम खत्म करते हैं उसको 12 बजे खत्म कर दीजिए, और सुबह 5 बजे उठ जाइए, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और आप जिस टाइम फ्रेम में आप शेड्यूल्ड है, आप उसी टाइम फ्रेम में कीजिए। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उसका आज एक लिस्ट बना लो कि आपको मेन टाइम कौन कौन खराब कर देता है। ये तो आजकल एगो कौन चीज होता है, घसका रील, रील, वो तो अनइंस्टॉल मार, मेरे मोबाइल में नहीं है, यूट्यूब में घसका देता है। एक तो विद्यार्थी हमसे पूछा कि सर यूट्यूब डिलीट नहीं होगा सोचिए वो कितना डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा, यूट्यूब डिलीट नहीं होगा। अरे कैसे डिलीट हो जाएगा, यूट्यूब किसका है, गूगल का, और गूगल का ही एंड्रॉइड है। आपका मोबाइल चाहे जिस कंपनी का हो, सैमसंग हो, रियलमी हो, वो चलेगा किस सॉफ्टवेयर पे, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड का कौन है, गूगल। समझना क्या, तो वो सब जो चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं कोशिश कीजिए उसका एक लिस्ट बनाइए, और डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों को क्या कर दीजिए, साइड कीजिए, एकदम साइड कीजिए। वो पूरा टाइम आपका खराब कर देगा और कोई नहीं है। किसी चीज को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, रोटी खाने में जितना टाइम लगता है ना उससे ज्यादा मेहनत लगता है रोटी बनाने में, और रोटी बनाने में जितना मेहनत लगता है उससे ज्यादा टाइम लगता है उसको कमाने में, और कमाने में जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम लगता है उगाने में। तो जो भी बड़ा काम होगा उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और इसमें से ज्यादातर लोग किसान हो, किसान फैमिली से हैं। किसान फैमिली को कितना तकलीफ होता होगा जीवन जीने में मत पूछिए। यहाँ पे बहुत सारे किसान लोग का पूरी मतलब फाइनेंशियली चेन ही टिका होता है खेती पे। अगर खेती अच्छी हो गई तो बेटा को पढ़ने भेज सकते हैं, बेटी का ब्याह करवा सकते हैं, और अगर खेती खराब हुई नशा जाता है वहां पे। मतलब किसानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा, छत टपकती थी उस किसान की, फिर भी वो किसान बारिश की दुआ मांगता है, उसका बिना बारिश उसका कुछ नहीं होता। आपने ज्यादातर लोग किसान फैमिली से हैं, पढ़ लिख के वहां बनिए ताकि कभी किसी के सामने वाले की औकात ही न हो कि आपसे दहेज मांग सकते हैं। अपने अंदर वो काबिलियत जरूर रखिए। आपके सामने वाला क्या हो जाए एक बार सोचे कि अपने एक तमाचा दे देगी, समझा गया। और जिस दिन ये दहेज मांगने वाला पिटाना चालू करेगा सब, जिस दिन अखबार का हमेशा कोई ना किसी ने कोई पिता के आ रहा है तो कोई पूछेगा दहेज मांगने वाला लड़का हो, तो हमको लगता है तभी नहीं सुधरेगा सब। बिना मतलब का क्या बना कर दहेज अगर कोई ले रहा है तो वो लड़की का ससुराल नहीं है, वो लड़की का हॉस्टल है, और हॉस्टल का वो पूरा फीस एक बार में दहेज के रूप में दे दिया, बाढ़ में गया सास ससुर। हॉस्टल को हॉस्टल की तरह इज्जत दिया जाता है। क्या मतलब है, पेमेंट हो चुका है आपको, हो गया है, लेकिन फिर भी इज्जत दीजिएगा। क्योंकि क्या है कि अभी आपने ट्रांजिशन फेज में आभास दिला दीजिएगा कि देखिए हम अपना काम कर दे रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि माँ बाप का संस्कार है और पढ़े लिखे हैं, इस वजह से हम उस पढ़े लिखे का इज्जत कर रहे हैं। और इज्जत के लायक तो आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं, पैसा देके यहाँ आए हैं, समझाएंगे क्या गया। लेकिन देखिए हमेशा इंसान को परिवार के साथ ही रहना है, परिवार से नहीं लड़ सकते हैं।
समझना है, परिवार से कोई नहीं लड़ सकता। भगवान लंका जाके रावण को हरा दिए, लेकिन कहाँ हारे? जब वापस आए अपनों पास। इंसान को थक हार के लाख कमियां भुला के उस परिवार में रहना ही पड़ता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा कभी कोई चीज बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। समझा रहे कि नहीं आ रहा है? और पढ़ लिख के रखिए, तभी जब आप कामयाब हो जाइएगा तो हर चीज आपका इसी पे डिपेंडेंट है। सोचिए अगर आप यहाँ से खाली हाथ लौटिएगा ना, तो माँ बाप आधा पैसा खर्च कर चुका है आपको, फिर क्या होगा? खुद से खुद जैसा मन वैसा से ब्याह शादी करा के भेज देंगे, सब कुछ आपके पसंद का दिलाया जाएगा, कपड़ा लत्ता गहना जेवर सब, और जिससे ब्याह होगा वही आपके पसंद का नहीं रहेगा। कितना खराब जीवन हो जाएगा यहाँ पर। बेटर होना चाहिए, हम सबसे यही दुआ करते हैं कि सब लोग जल्दी से जॉब लो और इतना बढ़िया घर द्वार मिले कि रोए से आंसू ना निकले। एकदम लोग कहे कि अरे ब्याह करो तो रेट मतलब इतना बेहतर घर मिले आप लोगों को कि आंसू ही ना निकले। वो होता क्या दुख का बढ़ जाता है जब देखते हैं कि बाप का घर बिक गया, खेत